ओबेसिटी आज के सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं और इससे करीब ज़्यादातर लोग परेशान हैं। लेकिन ओबेसिटी एक हैबिट भी है, एक हेरिडिटी भी है। और ये ओबेसिटी हेरिडिटी जो जेनेटिक फैक्टर है वो हमारे पेरेंट्स के थ्रू आता है। सो उसका तो ओबेसिटी की वजह से कार्डियक प्रॉब्लम्स और तमाम सी डिजीज़ होती हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, ओबेसिटी इज़ अ कॉम्प्लेक्स डिजीज़। ओबेसिटी कोई अकेली इंडिपेंडेंट डिजीज़ नहीं है, कॉम्प्लेक्स डिजीज़ है। अदर डिजीज़ का एक है, अगर अदर हार्मोनल इम्बैलेंस का एक सिम्टम्स है यहाँ पे। ओबेसिटी इज़ अ कॉम्प्लेक्स डिजीज़ इन्वॉल्विंग एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ बॉडी फैट। बॉडी के अंदर एक्सेसिव अमाउंट फैट कलेक्ट हो जाता है। जो फैट है वो एक्सेसिव हो जाता है और कलेक्शन बढ़ जाता है। ओबेसिटी इज नॉट जस्ट ए कॉस्मेटिक कंसर्न। ओबेसिटी is not just a cosmetic concern, it is a medical problem. अक्सर लोग समझते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी से इसे हम रिमूव कर देंगे, लेकिन अगर बॉडी के अंदर फैट प्रोडक्शंस कंटिन्यू हो रहा है और हमारी हैबिट जो ज़्यादा कैलोरी लेने की है अगर वो नहीं बदल रही है, तो इसकी वजह से हम कितनी भी कॉस्मेटिक सर्जरी ले लें, कितनी भी डाइटेशंस कर लें, लेकिन ओबेसिटी जाने वाली नहीं है। तो यहाँ पे ओबेसिटी इज़ ए नॉट जस्ट ए कॉस्मेटिक कंसर्न। कोई कॉस्मेटिक कंसर्न करने से कोई ख़ास फ़ायदा होने वाला नहीं है। इट इज़ अ मेडिकल प्रॉब्लम। ये एक मेडिकल प्रॉब्लम है दैट इंक्रीज योर रिस्क ऑफ अदर डिजीज़, और ये रिस्क डेवलप करता है अदर डिजीज़ एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स, और दूसरे भी हेल्थ प्रॉब्लम्स को प्रोड्यूस करता है, सच एज हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर एंड सर्टेन कैंसर। कितने टाइप के डिजीज़ हैं हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हेडलाइंस में। सबसे पहले मेजर डिजीज़ में जो है हार्ट डिजीज़ आ जाती है, जो कॉमन है आज के दौर में, आज की लाइफ में। फिर डायबिटीज़, ये भी करीब करीब हर 10% में से और 7% के करीब डायबिटीज़ पेशेंट भी पाए जा रहे हैं, और 10 में से 6 to 7 ईयर अबाउट हार्ट डिजीज़ की भी पेशेंट्स हैं। हाई ब्लड प्रेशर हार्ट डिजीज़ के अंदर ही आ गया, एंड सर्टेन कैंसर। कैंसर हर 20 पेशेंट में से 20% में से 2% कैंसर का डिटेक्ट हो रहा है आज के दौर में। ये हैबिट है जिसे खाने को छोड़ने, खाना जो है, जो फूड्स है उसे छोड़ने की तबीयत नहीं करती और सामने आते कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ये एक सबसे बड़ा कॉज है जो हमारे जो वेट है, वेट को इंक्रीज करता है। ये प्रेक्टिन नाम का जो सिक्रेशंस हमारे बॉडी के अंदर होता है, वो एपेटाइट्स को इंक्रीज करता है, भूख को बढ़ाता है, और भूख जितनी ज़्यादा बढ़ती है और उतनी ज़्यादा डाइट ली जाती है। जैसे कि अभी एक अक्सर लोग, कभी शादी होती है, कभी कोई प्रोग्राम्स होता है, तो 10-15 दिन के लिए अपने वेट को बढ़ा लेते हैं और अपनी बॉडी को भी एक अट्रैक्टिव बनाते हैं, और उसमें कुछ भी नहीं करते ये लोग। इसमें पैक्टिन नाम की एक टैबलेट आती है जो पैक्टिन के फार्मूले से बनी है, और दूसरा लिवोजिन जो आयरन टैबलेट्स है, और तीसरा बताया है कि हमारा लड़का, जबकि 2 रोटी, हमारा बच्चा सिर्फ 2 रोटी खाना, ब्रेड खाना बहुत मुश्किल होता था,
एक बार में ही बैठने पर 40 ब्रेड 14 ब्रेड जो घर के अंदर ब्रेड्स बनती हैं वो 40 ब्रेड्स ईजिली खा जाता है, उसके बाद भी उसका पेट नहीं भरता और खाने के ठीक 2 घंटे बाद वो स्टूल टॉयलेट जाता है। तो इस तरीके से वो खाना और फिकस को पास करना, बस दो ही काम रह जाता है और देखते देखते हफ्ते भर के बाद बॉडी जो क्लॉथ्स होते हैं, जो कपड़े पहने होते हैं वो टाइट होने लगते हैं और बॉडी लोग देखने में भी अच्छे लगते हैं और लोग कहना शुरू कर देते हैं कि भाई क्या कर रहे हो, बहुत ज़्यादा बॉडी हो रही है। तो ये भूख को सिर्फ बढ़ाते हैं, खाने को खाना ज़्यादा कंज्यूम होता है, ब्लड ज़्यादा बनता है और कुछ दिनों के लिए ये चीज़ होती है। जैसे ही मेडिसिन बंद होती है वैसे ही फिर अपनी जगह पर। लेकिन यहाँ पे जो कॉज है ये कंटिन्यू डेवलप होने वाला कॉज है। पैक्टिन पैक्टिन जो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, सिक्रेशन हो रहा है, जिसकी वजह से हंगर फील होता है और बार बार खाना खाते हैं। खाना अभी खाकर उठे हुए हैं, फिर उसके बाद भी अगर कोई चीज़ जैसे चॉकलेट है या जो भी चीज़ें इनमें से दिख गई उनकी पसंद की, वो फ़ौरन फिर खाना शुरू कर देते हैं। और इसमें क्या करते हैं, ये वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को अवॉइड करते हैं। ज़्यादातर वो बेकर्स का खाना यूज़ करना शुरू करते हैं, अल्कोहल यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, जिसके वजह से ओबेसिटी इंक्रीज करती है। Obesity is generally caused by eating too much and moving too little. जिसकी वजह से बॉडी करे। देखिए यहाँ पे पर्टिकुलर फैट एंड शुगर्स बट डू नॉट बर्न, particularly fat and sugar but do not burn up the energy through exercise and physical activity। इनकी फिजिकल एक्टिविटी होती नहीं है, एक्सरसाइज होती नहीं है, तो पर्टिकुलरली क्या होता है, फैट एंड बट डू नॉट बर्न, ना फैट बर्न होता है ना शुगर बर्न होता है, जिसके वजह से कैलोरीज बढ़ जाती है बॉडी की और ऐसे में बॉडी फैटी बन जाता है। एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी मच ऑफ दिस सरप्लस एनर्जी, एक प्लस एनर्जी होती है, सरप्लस मल्टीपल एनर्जी बॉडी के अंदर बढ़ जाती है, विल बाय द बाय द बॉडी एज अ फैट के लिए। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे ईएच की कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, पीछे से आते हैं, थोड़ा देखते हैं पीछे कुछ एंट्री करना बाकी रह गया। मेडिकल प्रॉब्लम, ठीक है, तो यहाँ पे हम मुझे मेडिसिन एंट्री, सॉरी, यहाँ पे हम आउट हो जाते हैं यहाँ पे स्क्रीन से। अब यहाँ पे हम ऐड करते हैं जनरली कॉज बाय ईटिंग टू मच करने वाली हैं, अननेसेसरी स्टोर वो बॉडी से आउट हो जाए, मेटाबोलाइज हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, मेटाबॉलिक सिस्टम फेल हो रहा है, मेटाबॉलिक सिस्टम फेल हो रहा है, हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है, हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है, पैक्टिन का सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है, S1 EH
यूज़ करने के लिए S1 बेस्ट वर्क करेगी। अगर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, अब मीन्स खाना है तो खाना खाते जाना है, तो ऐसी कंडीशन में S1 उस चीज़ को भी ख़त्म करेगी। कैसे ख़त्म करेगी यहाँ पे? चलो ठीक है, S1 को हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। जब हम ट्रीटमेंट से पहले को देते हैं तो बॉडी के अंदर जो अननेसेसरी चीज़ें होती हैं, टॉक्सिक्स होती हैं, जो बॉडी के लिए टैक्सिन का काम करती हैं, और उसका कोई यूज़ नहीं होता बॉडी के अंदर, जो है वो अननेसेसरी स्पेस कवर्ड किए होती हैं, तो ये जो है वहाँ से रिमूव करने D5 या डायल्यूशन नंबर, जिसे न्यूट्रल कहा गया है, वहाँ पे वर्क करता है। अब कुछ लोग कहेंगे डायल्यूशन जो D5 है वो पॉजिटिव वर्क करता है, तो हमारे ऊपर है कि हम सॉरी 5 ड्रॉप यूज़ किया तो 10 ml पर 1 ड्रॉप आया। अब ये 1 ml आया, 50 ml, 50 ml पर 5 ड्रॉप अगर यूज़ करते हैं S1, कितने में 3 टाइम। 1 ड्रॉप ml डिस्टिल वाटर, तो ये डिवाइड हो जा रहा है, तो ये न्यूट्रल वर्क कर रहा है। जब इसका कंसंट्रेशन हम मेडिसिन का बढ़ा देते हैं तो पॉजिटिव वर्क करता है। तो यहाँ पे रिजल्ट एग्रेवेशन का रिस्पॉन्स ना कर रही हो, जनरली हमारे यहाँ पर 20 ईयर्स हो गया है कंटिन्यू हम D5 में प्रैक्टिस कर रहे हैं, 5 ml 50 ml में 5 ड्रॉप यूज़ करते हैं, तो इस तरीके की प्रैक्टिस है। तो यहाँ पर क्या है, S1 हम दे रहे हैं, तो S1 क्या कहते हैं, निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों वर्क कर रहा है। हार्मोन है, सिक्रेशन करता है, अब इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर मुझे इसको कंट्रोल करना है, तो न्यूट्रल बेस में देंगे। न्यूट्रल में अगर हमें यूज कराना है के लिए, मूविंग टू लेटर, अब इन्हें कहेंगे भाई थोड़ा एक्सरसाइज करो, थोड़ा मूवमेंट करो, अगर वेट कंट्रोल करने आ रहे हैं या फिर अपनी
बॉडी फैट। अब यहाँ पर लीवर का रोल आता है, जो बॉडी के जो ये चीज़ें कलेक्टेड हैं, जैसे कि क्या है, फैट एंड शुगर। और ये देंगे इम्पेटी, सुबह खाली पेट। ये लीवर के फंक्शंस को मेंटेन करके टिश्यूज, सेल्स के अंदर फैट यहाँ पर स्टोर हो रहे हैं, फैट ये रिमूव करेंगे, क्योंकि S5 हम जब देते हैं फैटी लिवर होता है या फैट का करने के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम की मेडिसिन हम रात में सोते वक्त देंगे, अल्टरनेट एट नाइट कर देते हैं यहाँ पे। एम्पटी एट नाइट 6 और आफ्टर मील्स। आफ्टर, हाँ जी हाँ, एट मॉर्निंग S5 जी एट। शॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, हमने स्क्रीन शॉट ले लें। हो गया। S5 जो है, जी हाँ, एक मिनट यहाँ पे, जी हाँ, लंच आफ्टर डिनर। एक मिनट इसको, जी हाँ, इसको मॉर्निंग कर लेते हैं।
ये यहाँ पे हमने ओबिसिटी को केयर करके किया है, कॉन्स्टिपेशन के लिए एसलास है, वेट कम करने के लिए एसलास नहीं है। एसलास का वर्क है सिर्फ और जैसे ही गट्स के अंदर जाता है फिर रीएब्जॉर्प्शन होकर लीवर की तरफ चला जाता है। तो ये एक साइकिल बार बार कंटिन्यू होने की वजह से ये ब्लड के अंदर इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ एस्टन क्या करता है, इन रिसेप्टर्स को अलर्ट कर देता है मल्टीपल एब्जॉर्प्शन उसके मील्स का रेक्टम के पास होता रहता है। वहां पर फिकस बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, कई बार एनीमा तक लेना पड़ता है। तो ये जो प्रोसेस है ये इंटेस्टाइन को होल रिसेप्टर्स को मेंटेन करता है और एंजाइमेटिक सिक्रेशंस को बैलेंस करता है। ओके, क्लियर हो गया? जी 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 बोलिए। नहीं नहीं, S5 मॉर्निंग में देना है ब्रश करके। जी हाँ। S6 एट बेड टाइम, सोते वक्त, आफ्टर मील S10। खाने से पहले जैसे आप खाना खाने, आप फौरन इस मेडिसिन को ले लें। या कई बार ऐसा होता है कि अगर उसकी हैबिट ज़्यादा खाने की है तो आधे घंटे पहले भी दे सकते हैं इसको। लंच और डिनर, लंच और डिनर दो बार, दो बार देना है। अब मॉर्निंग टाइम पे जब वो बेड से उठता है, ब्रश करता है, तो उसे बगैर कुछ लिए हुए S5 को ले लेना। आफ्टर फूड, ठीक है, लंच एंड डिनर दो बार, S5 एक बार,
में निकालते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो 10 ml 1 ड्रॉप होता है, ठीक है। वन 1 ड्रॉप 10 ml आता है। अब हम को 50 को 7 डेज में 3 टाइम देते हैं, मतलब एक जनरल प्रैक्टिस का जो फार्मूला है, 3 टाइम्स हम किसी मेडिसिन को देते हैं और 7 डेज तक को हो गया और डायलूट हो। जी हाँ, 5 ड्रॉप को 21 डोज में हमने डिवाइड कर दिया। 1 7 अगर 1 वीक का पूरा ट्रीटमेंट हमने रखा है तो कितना होता है, 7 7 डेज होता है, और पर डे उसी का पानी पीना है, उसी वाटर को पीना है, दूसरा किसी वाटर को लेना नहीं है। तो इस तरीके से करना है, ठीक है। नहीं नहीं, नहीं नहीं, जो 50 के लिए जब एग्रवेशन हो तो उस वक्त के लिए है। या हमारे पास किडनी का पेशेंट है, स्टोन का पेशेंट है, अगर उसे पेन है कंटिन्यू और हम आरी दे रहे हैं, और आरी का काम है ब्रेक स्टोन को, तो यहां क्या होगा, हम इसी फार्मूले के लेंगे। 5 तरीके से वो लाइटर डाइल्यूशन होता है शाम तक, फिर दूसरे दिन इसी तरीके से करना है। तो ये हम जब पथरी का स्टोन का ट्रीटमेंट करते हैं, किडनी स्टोन का या किसी भी स्टोन का जो प्रॉब्लम, सेंसिटिविटी की कॉम्प्लिकेशन राइज हो सके, पेशेंट खुद कहेगा कि या तो यूरिन बहुत ज़्यादा पास हो रहा है। अच्छा, ये जो मेडिसिन हम चलाएंगे, किसी भी पेशेंट को जनरली जब चलाते हैं तो यूरिन पास बहुत ज़्यादा होता है। बॉडी को क्लीन करता है, पूरी बॉडी का सिस्टम है कि जो बॉडी के अंदर जो वेस्ट है मौजूद, उसे निकाल दिया जाए बाहर। ठीक, क्लियर हुआ। अब पिछले हमने ईसीजी में हमने कहा था कि हमारे पास एक पेशेंट था, उससे 1 वीक पहले इमरजेंसी में क्लिनिकली हमने ईच मेडिसिन इमरजेंसी में वहाँ 5 ड्रॉप किया। मायोकार्डियल इन्फेक्शन का केस था और बीपी उस वक्त था 100
इंजेक्शन तक लेके आया था। फाइव परसेंट नहीं ठीक होगा, तुम्हें इमरजेंसी ट्रीटमेंट लेना है। तुम रिपोर्ट लिखी गई जिसमें 5,500 की रिपोर्ट टोटल आई। तो कहने का मतलब है कि पेशेंट्स में आप आता ही आता है अगर हमारे डायग्नोसिस सही है तो। हमारे स्लाइड दिखाने का मतलब स्लाइड जी इमरजेंसी आ जाता है, आज भी ऐसे ही था इमरजेंसी केसेस। तो कभी भी अगर कार्डियक इस चीज़ को हमने अपने मदर पे भी आजमाया है कि उन्हें डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन था और उनका ईसीजी नॉर्मल नहीं हो पा रहा था। जब हम गए और इसी मेडिसिन को उनको दिया गया, जैसे ही वन डोज हुआ ईसीजी का मॉनिटर 25 ईयर से कंटिन्यू इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन में जब भी कोई कॉम्प्लिकेशंस आती है या कार्डियक प्रॉब्लम्स आती है तो यही मेडिसिन यूज़ करते हैं जिसका बेहतर रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट मिलता है। आप चाहें तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं आप। आगे देखिए, फैटी गिफ्ट फैटी। अब यहाँ क्या है, फैट एंड ग्लूकोज क्या हो रहा है, सेल्स के अंदर डिपॉजिट हो रहा है फूड्स की। ओबेसिटी इज अ कॉम्प्लेक्स डिजीज इन्वॉल्विंग एंड एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ बॉडी फैट अगर है तो का जो मेटाबॉलिक है वो फेल है, कलेक्ट कर रहा है। एनर्जी स्टोर है, उसका यूज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, जब हम S5 देते हैं मॉर्निंग टाइम में तो लीवर के मेटाबॉलिक प्रोसेस की जरूरत नहीं है, तो बॉडी हमारी खुद उसी एक रूम कहा जा सकता है, उसके अंदर अननेसेसरी चीज़ें हैं जिसकी बॉडी यूज़ नहीं कर रहा है, किसी को ज़रूरत नहीं है, तो ऐसी चीज़ों को बॉडी में रोकने की कोई मतलब नहीं है। और अगर हम इस चीज़ तो एक तो डिपॉजिट हो रही है, कंज्यूमिंग कम नहीं हो रही है, कंज्यूम करते जा रहे हैं। तो पहले नंबर पे हमें कंज्यूम को रोकना है, कंट्रोल करना है।
इस तरीके से अगर हम ट्रीटमेंट देते हैं, ओबेसिटी वाला जो पेशेंट बार बार खाने की तरफ टूटता है, खाने की तरफ दौड़ता है, उससे वो रुक जाएगा और उसकी बॉडी खुद उसे मैसेज देगी नहीं तो मैं फूड शुगर, जैसे कि बेड पे पड़ा हुआ इंसान है, अगर मूवमेंट करना शुरू करेगा तो वो मूवमेंट के हिसाब से एनर्जी का भी यूज़ होगा। साइकिलिंग अगर करेगा तो एनर्जी बर्न हो यूज़ होगा। तो इस तरीके से वो कंटिन्यू फिर ओबेसिटी रिमूव होने की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे ओबेसिटी इज just a cosmetic concern. It is a medical problem that increase your risk for other disease and health problems such as heart disease. ये फिर से रिपीट हो गई स्लाइड, यहाँ देख सकते हैं ओबेसिटी स्टेट ऑफ द प्लैनेट। What causes obesity? Obesity is generally caused by eating too much and moving too little. If you अगर ऐसा होता है कि हम प्रोग्राम ब्रेक करके बनाते हैं तो स्लाइड रिपीट कर जाया करती है, तो वही हाल यहाँ पे भी हुआ। ये देख सकते हैं फैट डिपॉजिट जिस पोजीशन पे जहाँ पे ज़्यादा होती है उसी हिसाब से बॉडी की शेप लेती है। व्हाट इज डिफाइन ओबेसिटी? अबाउट बॉडी मास इंडेक्स बी। if your BMI is less than 18.5, it falls within the underweight range. If your normal, ये normal रहेगा। If your BMI is at 25.02 less than 30, it falls within the overweight। से कम फॉल्स है तो यहाँ पे पतला दुला इंसान होगा, कमज़ोर माना जाएगा। तो ये एक नॉर्मल रेस है बीएमआई का। और अगर बीएमआई हमारा 25.02 लेस देन 30 होता है तो ये ओबिसिटी की शुरुआत है, ओबिसिटी कैटेगरी में आ गया है, फॉल्स विद इन द ओवरवेट रेंज। अब शुरुआत हो गई है। इफ योर बीएमआई इज 30.0 और हायर, इट फॉल्स विद इन द ओबेस रेंज। अब ये में पहुंच गया, यहाँ स्टार्ट हुआ और यहाँ पे 30 के ऊपर जाने पर ओबेस रेंज में, ओबिसिटी के रेंज में आ गया। देख सकते हैं। व्हाट आर 5 कॉज ऑफ ओबेसिटी? 9 मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ओबेसिटी। फिजिकल इनएक्टिविटी, सबसे पहले जो ओबेसिटी वाले लोग हैं फिजिकल इनएक्टिविटी, उनके अंदर फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं होता है। ओवर ईटिंग, हमेशा खाते रहते हैं। तो सबसे पहले हमें ट्रीटमेंट में ओवर ईटिंग को रिमूव करना है। जेनेटिक, हाँ अगर जेनेटिक यहाँ पे फैक्टर होता है तो हम बढ़ने से रोका जा सकता है लेकिन कंट्रोल खत्म नहीं किया जा सकता उसका बॉडी से। ए डाइट हाई इन सिंपल कार्बोहाइड्रेट, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईटिंग, मेडिकेशंस, कई बार मेडिकेशंस की वजह से भी ओबिसिटी, जैसे अभी हमने बताया जो मेडिसिन को, वो मेडिसिन लेने की वजह से भी ओबिसिटी, अगर बॉडी का मेटाबॉलिक प्रोसेस सही काम नहीं किया और डिस्टर्ब हो गया उस मेडिसिन को लेने के बाद तो वेट कंटिन्यू बढ़ता जाएगा। फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर,
जो रिपोर्ट कहती है उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। हाइपोथायराइड्स, इंसुलिन रेजिस्टेंस, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम एंड causing syndrome are also contributed to obesity। अब अगर हाइपोथायराइड्स में है और हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं सिर्फ ओबेसिटी का किसी भी पैथी में जाकर के किसी भी रास्ते से, तो वो क्योर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले हाइपोथायराइड्स का ट्रीटमेंट देना होगा। इंसुलिन अगर रेजिस्टेंस हो रही है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस का ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम अगर कॉज बन रहा है तो इससे ट्रीट करेंगे। जी ट्रीट करेंगे, ओबेसिटी अपने आप चली जाएगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस ट्रीट करेंगे तो ओबेसिटी अपने आप चली जाएगी। हाइपोथायराइडिज्म है तो अगर जैसे हाइपो है, अगर नॉर्मल कंडीशन में थायराइड सिक्रेशंस शुरू हो जाता है हार्मोन्स का, तो यहाँ बॉडी नॉर्मल हो जाएगी। एंड कुशिंग सिंड्रोम एंड ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड ओबेसिटी। और अगर ये कुशिंग देखना पड़ेगा कि किस तरीके से प्रोड्यूस हो रहा है। अगर पेप्टिन का सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है तो उसे कम करना होगा, तब जाकर ओबेसिटी तो ख़त्म कर पाएंगे। व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ ओबेसिटी? लो रिस्क ओबेसिटी, BMI इज 30.0 टू 34.9, ये शुरुआत है, लो रिस्क है, शुरू हो गई। क्लास 2 में आ गया मॉडरेट रिस्क ओबेसिटी इफ BMI इज 35.0 टू 39.9, ये मॉडरेट रिस्क हो गया, मतलब ये रिस्क की तरफ जाना शुरू हो गया। लो रिस्क है, यहाँ पर रिस्क है पर अभी इतना ज़्यादा नहीं है। मॉडरेट ये बढ़ रहा है की तरफ। अब क्लास 3 में जो होता है हाई रिस्क ओबेसिटी, अब यहाँ पे रिस्क हो गया इफ BMI इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 40। जाएगा 40 ड्रॉप भी हो सकता है अकॉर्डिंग वेट, लेकिन अगर सेंसिटिव पर्सन है तो 5 ड्रॉप ही सफिशिएंट होगा। कई बार हमने ओबेसिटी का ट्रीटमेंट दिया, रिजल्ट उस वक्त नहीं आया, लेकिन मेडिसिन बंद होने के बाद और 2 महीने के बाद से एकदम से बॉडी वेट नॉर्मल हो गया, कंट्रोल में कम होना। पेशेंट घबरा के आया कि सर जब हम ट्रीटमेंट कर रहे थे तब तो वजन कम नहीं हुआ, अभी हमने मेडिसिन बंद कर दी तो वजन कम। हिसाब से बॉडी वेट होता है तो कंप्लीट कोर्स नहीं करता या छोड़ छोड़ के करता है, उस कंडीशन में वो घबरा के छोड़ देता है। लेकिन ऐसे हमारे कई पेशेंट के साथ हुआ कि उन्होंने जब मेडिसिन बंद की COD की वजह से अगर यूट्रस रिमूव कर दी गई है तो ऐसे पेशेंट्स के ओबेसिटी जो डेवलप हुई है कुछ हद
पीसीओडी में उन्होंने रिमूव बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं। हाँ, जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो उसमें कंट्रोल होगा, जहाँ पे यूट्रस को काम करना चाहिए था, जहाँ पे आपका होगी। एक जो पतला दुबला इंसान है वो अपना वेट जब बढ़ाना चाहता है तो वो ज़्यादा फैटी चीज़ों को खाना शुरू करता है, जल्दी से जल्दी वेट बढ़ जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और अगर ऐसे खाना शुरू किया, अगर उसका मेटाबॉलिक प्रोसेस डिस्टर्ब हो गया तो वो ओवरवेट होता चला जाएगा, उसे कंट्रोल कर पाना मुश्किल होगा। नहीं कर सकते, नाइट में किस टाइप का फूड लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, और ख़ास करके पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसे, इसे तो ख़ास से अवॉइड करना चाहिए, और बेकर से बने मैनेजमेंट प्रोग्राम हेल्प सम पीपल लॉस वेट और कीप फ्रॉम रैगिंग लॉस वेट। तो लॉस वेट करने के लिए जो प्रोग्राम्स होते हैं जैसे कि पैदल चलना, साइकिलिंग करें कि पसीना अच्छे से आना शुरू हो जाए, और जितना ज़्यादा प्रेस्पारेशन होगा, पसीना छूटेगा, उतनी ज़्यादा आपकी फैट बर्न होगी, एनर्जी बर्न। ये हमारा क्लास है और ये कंटिन्यू रहेगा जब तक ये स्लाइड पूरी नहीं हो जाती, और इसमें आगे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आती जाएंगी, और पेशेंट को इस हिसाब से ट्रीट करें। आई होप सक्सेस होंगे। ठीक है, यहाँ से हम आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। एनी अगर क्वेश्चंस हैं आपके तो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अगर नहीं समझ आए तो फिर से आप पूछें। और अगर प्रॉपर ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो गया है तो हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, तो आप इसे